सो NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म हो चुका है? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। अभी उसका सिर्फ आधा पार्ट हुआ है, राइट? क्या बोल रहे हो सर? और भी बचा है? यस, और भी बचा है। अभी तक आप लोग जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हो वो एक्चुअल में विदाउट फ्रिक्शन वाला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो फ्रिक्शन है। नाम सुना होगा, राइट? फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी तेज भी है, डिफ़िकल्ट भी होता है कुछ बच्चों के लिए, राइट? लेकिन मैं इसको आसान बनाने वाला हूँ, बहुत बेसिक से सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ लेक्चर पूरा देखो और सही से सब कुछ देखो, राइट? छोड़ना मत, किसी भी चीज़ को ऐसा मत सोचना कि ये मुझे आता है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, छोटी छोटी बातें जो स्किप कर देते हैं बहुत सारे टीचर्स, या बहुत सारी बुक्स में जो लिखी रहती हैं, जो आप लोग पढ़ते भी नहीं हो या पढ़ के छोड़ देते हो, राइट? वो छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में काम आती है, राइट? सारी बातें बताने वाला हूँ। फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज फ्रिक्शन? पहला क्वेश्चन, जब भी आप फ्रिक्शन पढ़ते हो तो पहले सबसे पहले आता है फ्रिक्शन क्या होता है, राइट? तो आप लोगों को एक बात शायद से नहीं पता है, मैं आपको बता दूं। फ्रिक्शन कुछ नहीं है, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन का भाई है, भाई। तो फ्रिक्शन अगर नॉर्मल रिएक्शन का भाई है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यार फ्रिक्शन, इसका मतलब ये भी कांटेक्ट फोर्स ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट सरफेस उसको लगाता है, राइट? जब भी हमारी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन का भाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक कांटेक्ट फोर्स ही होगा। बिल्कुल यार, अगर दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगने के चांसेस रहेंगे, राइट? लेकिन हमेशा लगेगा, हमेशा ये साथ देगा, ये हमेशा ये अपने आप को खर्च करता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने पहली बात तो ये जान ली कि फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। ये बात तो सबको कंफर्म हो गई कि ये कांटेक्ट फोर्स होती है, इस बात में कोई दुविधा किसी को नहीं है, मुझे भी मालूम है, राइट? लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का भाई होने के नाते ये नहीं है कि इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन का डीएनए दौड़ रहा है, नहीं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन की जो जो प्रॉपर्टीज थी वो सब इसकी भी होंगी, नहीं। फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती हैं, फ्रिक्शन कुछ अलग काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन अपना अलग काम करता है। दोनों के काम अलग अलग हैं, फैमिली एक है, राइट? ऐसा मान के चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन अगर एक कांटेक्ट फोर्स है तो उसका मतलब जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट आएगा तभी फ्रिक्शन के आने के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। बहुत बढ़िया बात। अभी तक आप जो इससे पहले पढ़ रहे थे वो आप पढ़ रहे थे म्यू इक्वल टू जीरो। जब भी आप पढ़ते थे तो फ्रिक्शन लेस सर्फेस, फ्रिक्शन लेस सर्फेस। अब फ्रिक्शन लेस सर्फेस नहीं आएगा, फ्रिक्शन की बात आने लगेगी, राइट? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर ये कांटेक्ट फोर्स है तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगता था, तो क्या ये भी परपेंडिकुलर लगता है? नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। तो एक बात ये डिफरेंट हो गई नॉर्मल रिएक्शन से, जो आपको पता लगी, राइट? जैसे नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता था, नॉर्मल रिएक्शन में परपेंडिकुलर होती थी, लेकिन ये पैरेलल है, याद रखो। तो पहली बात आपको पता लगी कि क्यों अलग है उससे, बिल्कुल सही बात। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या नॉर्मल रिएक्शन की तरह पागल होता है कि कहीं भी लग जाता है, कभी भी लग जाता है, राइट? नहीं, फ्रिक्शन बहुत ही चतुर है। ऐसा मान के चलो, फ्रिक्शन इज स्मार्ट, इट इज इंटेलिजेंट, राइट? इट इज, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज अ काइंड ऑफ रोबोट। मैंने रोबोट क्यों बोला इसको? रोबोट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके पास भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता हूँ, वाई? क्योंकि ये भी रोबोटिक्स की तरह काम कर रहा है, ये इसको सब पता रहता है यार। मतलब इतना इतना फिजिक्स मुझे भी नहीं आता, आप लोगों को भी नहीं आता, किसी को नहीं आता इतना जितना फ्रिक्शन को आता है। फ्रिक्शन को सब पता रहता है यार, कब क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाने वाली है, मुझे किस डायरेक्शन में लगना है, कैसे रोकना है, किस चीज़ को चलाना है, हर चीज़ को पता है इसको। कैसे? लेकिन सर हमने तो सुना था फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ मोशन को रोकता है। आपने गलत सुना था। आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई वो इन्फॉर्मेशन अधूरी थी, राइट? अब उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है। आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा था 10th क्लास तक, जो आप पढ़ते हो ना कि फ्रिक्शन सिर्फ मोशन को रोकता है, रोकता है, रोकता है, रोकता है, अपोज करता है, नहीं। फ्रिक्शन भाई साहब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं बोल सकता हूँ ये रुकी हुई बॉडी को चला भी सकता है, घुमा भी सकता है, रोक भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट? कैसे सर? इस बात का आंसर आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि फ्रिक्शन एक्चुअल में लगता क्यों है, ठीक है? अब तक आपने पढ़ा कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की थोड़ी सी मैंने आपको डेफिनेशन दी, बताई ये क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन लगता कैसे है, क्यों लगता है, ठीक है ना? कैसे लगता है ये? चलिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आपको कोई भी सर्फेस है, मान लो मैं मुझे एक मेरा कोई भी सर्फेस है, मान लो
मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भी मान लो पेपर है, ठीक है, मेरे पास कोई भी पेपर है और वो पेपर आपको अगर आप उसके उस पर हाथ फेरते हो ना, A4 साइज पेपर आप सब लोगों ने देखा होगा, A4 साइज पेपर पे जब आप हाथ ऐसे फेरते हो तो आपको लगता है यार ये बहुत स्मूथ पेपर है, राइट। तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, हालांकि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा मेरे पास पेपर है, ठीक है। ये पेपर जो है ना, इस पेपर के ऊपर जब मैं हाथ फेर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है बहुत स्मूथ पेपर है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। क्या ये सच में स्मूथ है? अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा, अगर मैं इसको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यूज का देखूंगा तो मुझे लगेगा ये स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा खुरदुरा है, राइट। वो जो खुरदुरापन है ना, वो जो रफनेस है वो मुझे नहीं दिख रही, यहाँ पे रेगुलरिटीज मुझे नहीं दिख रही, राइट, बट एक्चुअल में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस आप कभी भी माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर किसी सरफेस का देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सरफेस नजर आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, ये है हमारे, ये हमारा ऐसा सरफेस है जो हमें स्मूथ दिखता है, थोड़ा थोड़ा आएगा समझ में। अच्छा, और फिर जब आप इसके ऊपर कोई बॉडी रखते हो ना, वो बॉडी भी आपको लगता है कि स्मूथ है ना, लेकिन हालांकि वो स्मूथ नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखो, ये ऐसा जब ये कोई बॉडी आप इसके ऊपर रखोगे तो वो ऐसे इसके अंदर फिल हो जाएगी, ऐसे इसके अंदर फिल हो जाएगी, और यहाँ पे ना एक बॉन्ड बन जाएगा, तगड़ा बॉन्ड, राइट। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, तो इनको बोलते हैं क्या? डिप्रेशंस। इनको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शंस। तो डिप्रेशंस और प्रोजेक्शंस आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और बॉन्ड बनाने की वजह से ना, आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे ना तगड़ा बॉन्ड बन जाता है, जिसको तोड़ते हुए मतलब बहुत दिक्कत होती है फिर। ये जो बॉन्ड है ना इन दोनों के बीच का, डिप्रेशंस और प्रोजेक्शंस के बीच का जो बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, राइट, ऐसे एक बॉन्ड बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का बॉन्ड है और किसी का बॉन्ड नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू मैंने आपको दिखाया कि माइक्रोस्कोपिक व्यू जब आप किसी सरफेस का देखोगे तो आपको ऐसी इरेगुलरिटीज मिलेंगी, इन इरेगुलरिटीज की वजह से कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं, इन बॉन्ड की वजह से आपको फ्रिक्शन फील होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। अब आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जब आपका सरफेस स्मूथ होता है तो इरेगुलरिटीज कम होती है, जब आपका सरफेस रफ होता है तो इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो सर फ्रिक्शन डिपेंड किस चीज़ पे करता है? पहले तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फ्रिक्शन डिपेंड किस चीज़ पे करता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई फ्रिक्शन जो होता है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन बात है कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। पहला फैक्टर नेचर ऑफ द इंटरएक्टिंग सर्फेसिस, राइट। जो सरफेस इंटरेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले उनका नेचर क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। आया समझ में? तो आपको पता लगा कि यार दोनों सरफेस जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना वो दोनों काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। अगर वो दोनों स्मूथ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन वहाँ पे कम होगा। अगर वो दोनों बहुत रफ होंगे तो फिर सिंपल सी बात है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, राइट। बहुत बढ़िया। दूसरा सेकेंड चीज होती है हमारी नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर नॉर्मल रिएक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वेट पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा, ये सब बहुत सारी बातें मेरे सामने आती हैं जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी सरफेस पे कोई टेबल रखी है, ठीक है। वो टेबल काफ़ी हल्की है, प्लास्टिक की टेबल है, तो आप लोग उसको थोड़ी सी फोर्स लगा के खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेम उसी साइज़ की टेबल मैं लोहे से बनवा के लाऊं और काफ़ी भारी टेबल अगर बनवा के लाऊं तो फिर उसको खींचते हुए ना हमारे दम निकल जाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फिर 2-3 बंदों को बुला के लाते हैं, फिर उसको स्लाइड करवाते हैं, राइट। ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो क्या हमने जब उस टेबल का वेट बढ़ा दिया तो क्या फ्रिक्शन बढ़ गई? तो सर फ्रिक्शन वेट पे डिपेंड क्यों नहीं कर रही, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड क्यों कर रही है? ये बात पूछी गई है ना। इस बात का आंसर कैसे दिया जाएगा मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। आप लोग क्या करो, कभी आप ऐसा भी कर सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन पे क्यों डिपेंड कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ना कभी कभी किसी भी सरफेस पे मतलब कैसे, जैसे कोई टेबल रखी है, इस टेबल पे ना ऐसे फोर्स लगा के देखो एक बार, ठीक है, और फिर एक बार ऐसे लगा के देखना फोर्स, राइट। दोनों में फर्क आएगा भाई। अगर फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर मान लो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो अब आपको पता है कि इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट जाएगा एफ का, वो जाएगा एफ कॉस 37,
और अगर मैं इसका भी एंगल 37 डिग्री ले लूँ हॉरिजॉन्टल से, तो इसका भी कंपोनेंट एफ कॉस 37 जी जाएगा ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स वेट पे डिपेंड करा करती तो क्या इन दोनों फोर्सेस से क्या सेम इफेक्ट आता और सेम तरीके से बॉडी आगे चलती? हाँ है ना। लेकिन आप लोग कुछ बॉडीज को जब आप पुल करोगे या पुश करोगे, दोनों में फर्क आएगा। कहीं पे पुल इजी होगा, कहीं पे पुश इजी होगा। अलग अलग कंडीशंस होती हैं, पुल इजी कहीं और होता है, पुश इजी कहीं और होता है, ठीक है ना। लेकिन ये पुल और पुश में एक डिफरेंस क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो ये सोचना हमें, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर वेट पे डिपेंड कर रहा है तो यार फ्रिक्शन तो सेम है ना, तो हम लोग तो एक्सटर्नल फोर्स सेम लगा रहे हैं, है ना। तो भाई साहब देखा गया कि अगर हमने गलती से मान लो कि ऐसा मान के चलो कि मेरे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक को मैंने ऐसे रखा भी हुआ है और मान लो उसको रस्सी से भी बांधा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, एक ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, ऊपर से टेंशन भी लग रही है, नीचे वेट भी लग रहा है। तो जब इस ब्लॉक को जब खींचा गया ना इधर की तरफ एफ फोर्स से, मतलब मान लो कि जो टेबल आप खींच रहे हो ना, मान लो उस टेबल को मैंने रस्सी से बांध दिया, छत से बांध दिया, राइट। अब आप इसको खींचोगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए काम। अगर वो वेट पे डिपेंड करता तो यार वेट थोड़ी ना घट गया उसका, रस्सी से बांधने के बाद वेट थोड़ी ना घटा। क्या घटा? नॉर्मल रिएक्शन घटा, वेट नहीं घटा। क्या इतनी बात समझ में आई मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है फ्रिक्शन, वेट पे डिपेंड नहीं करती। बहुत सारे बच्चे इस बात का भ्रम पाले बैठे हैं कि वेट पे डिपेंड करता, वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, वेट कम होगा तो फ्रिक्शन कम। ऐसा नहीं है भाई। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है भाई? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। नॉर्मल रिएक्शन अगर नहीं मालूम है क्या होता है तो मैं यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ अपने चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वीडियो जाके देखो आराम से, ठीक है ना। मेरी वीडियो देखना लेकिन, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से पढ़ा है तो मैं पूरे हिसाब से उसी तरीके से लेके चल रहा हूँ पूरा कोर्स, ठीक है। एक और बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन का भाई होता है फ्रिक्शन, है ना। तो अब भाई पे डिपेंड नहीं करेगा तो यार किस पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। नहीं यार, गलत बात है। फ्रिक्शन जो होता है ना हमारा, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। याद रखना इस बात को। एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है इस बात पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है फ्रिक्शन। चाहे छोटा सा एरिया कांटेक्ट में हो, चाहे बड़ा एरिया कांटेक्ट में हो, फ्रिक्शन इस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को आप याद रखें, दिमाग में रखें, सोच के रखें, ठीक है। नहीं बात यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है। तो मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, लेकिन हमारे जो 2 पॉइंट है वो यही है, नेचर और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात। अच्छा, ये है बात। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रिक्शन एक्चुअल में जब लगता है ना तो ये कितने तरह का होता है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको समझाऊंगा पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, आज भी करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व, लेकिन आज जो होंगे वो बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मतलब हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। तो आपको पता है कितने टाइप का होता है फ्रिक्शन? किसी को पता होगा? किसी को भी पता है फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? बोलो। नहीं पता? फ्रिक्शन भाई एक्चुअल में मैं आपको बता दूं 2 ही टाइप का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक, जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। स्टैटिक का मतलब जब तक कोई बॉडी रेस्ट पे है और जब तक उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लग रहा है तो वो स्टैटिक है। कोई बॉडी चलने लग गई और उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो कौन सा है? काइनेटिक है। मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, घुमा फिरा के बताने वाली बात मेरे अंदर नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब जो बॉडी रुकी हुई है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है उसको स्टैटिक बोलते हैं। रुकी बॉडी चल रही है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम अगर बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन होती है, मैं आपको बताऊं, मतलब जो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, या फिर मैं अभी मैंने आपको बताया एक वर्ड रोबोट इसके अंदर फिट होता है, राइट। ये अपने सेल्फ डिसीजन ले सकती है, ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स को देख के अपने रंग बदलेगी। आया समझ में? आपने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाई तो ये भी ज़्यादा लगेगी, और एक्सटर्नल फोर्स कम लगाई तो ये भी कम लगेगी। एंड बाय द वे आई एम अ बनिया, ठीक है ना। तो मैं बनिया हूँ, मुझे पता है कि बनिए कंजूस होते हैं, बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, ठीक है ना। आज इस दुनिया में, आजकल की दुनिया में तो खैर सब लोग कंजूस होने लगे हैं, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी होते हैं, बट ये जो फ्रिक्शन होती है ना, ये भी एक बनिया ही होता है भाई, बात समझे। ये भी एक बनिया होता है, ये भी कंजूस होता है भाई साहब, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ कंजूस फ्रिक्शन, कंजूस फोर्स आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब ये कभी भी ज़्यादा खर्च नहीं करेगा अपने आप को, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही खर्च करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास कोई भी ब्लॉक है, ठीक है।
इस ब्लॉक के ऊपर मान लो इस ब्लॉक के ऊपर ना मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू अवेलेबल है एट 20 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन इतनी लग सकती है आपके पास। मान लो इस फ्रिक्शन के पास 20 न्यूटन की फोर्स अवेलेबल है इसकी जेब में पड़ी हुई है, राइट। अब मान लो मैंने एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाई और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी मान लो 20 न्यूटन की, आई एम सॉरी शुरू में 20 न्यूटन नहीं लगाते, मान लो मैंने लगाई 5 न्यूटन की, ठीक है। फ्रिक्शन ने बोला अच्छा तू खींचना चाहता है इसको 5 न्यूटन से, ले फिर मैं भी 5 लगा देता हूँ। ऐसा समझ, 5 से 5 कट गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, फ्रिक्शन ने बोला 5 लगाता हूँ, फ्रिक्शन ने आपको इस ब्लॉक को खींचने नहीं दिया, राइट। आपने बोला चलो भाई ताकत थोड़ी बढ़ाते हैं, आपने 5 की जगह 10 कर दिया, तो फ्रिक्शन ने भी क्या कर दिया 10। फ्रिक्शन ध्यान से देखो, फ्रिक्शन कितना कंजूस है और फ्रिक्शन कितना खतरनाक है। उसके पास 20 अवेलेबल है लेकिन उसने पूरा नहीं लगाया अभी भी, उसने 10 ही लगाया क्योंकि 10 की रिक्वायरमेंट थी। फिर आपने बोला चल यार थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं ताकत, आपने बोला यार 17 न्यूटन कर लो, इसने बोला ले फिर 17, नहीं जाने दूंगा। आपने बोला यार जब तो चल ही नहीं रहा, तो फिर आपने क्या करा और थोड़ा बढ़ाया, आपने क्या किया इसको 19 न्यूटन कर दिया। फ्रिक्शन बोला ले फिर 19, आपने इसको 19.9 कर दिया, इसने भी 19.9 कर दिया, आपने इसको 20 कर दिया, तो इसने भी कितना कर दिया 20 ही कर दिया, आपको जाने नहीं दे रहा कहीं भी, राइट। लेकिन जैसे आप इसको 20.00000000000000000000000000001 करोगे, आया समझ, बिल्कुल इतना सा बिल्कुल एकदम बढ़ा दिया, राइट। इतना सा बढ़ाया तो फिर ब्लॉक चलने लगेगा भाई। अब फ्रिक्शन कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन तब तक आपके साथ लड़ सकता है जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच जाती, राइट। जैसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू बड़ी हो जाएगी, फिर आपने अगर थोड़ी सी भी फोर्स ज़्यादा लगाई तो आपका ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है? गुड, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं, एक और बात समझाता हूँ मैं आपको। अब फ्रिक्शन को हम लोग जज कैसे करते हैं, कुछ वैल्यू होती है जिससे हम जज कर सकते हैं इसको। हाँ, कोई आइडिया आप लोगों को? नहीं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में आप लोग एक बात याद रखोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी लगती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आपको पता है कि फिजिक्स में एक प्रथा होती है, फिजिक्स में एक तरह का एक रिवाज है कि जब भी यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? वो कांस्टेंट होने वाला है म्यू एस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमारा एक रिलेशन डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ये क्या है म्यू एस? मैं आपको बता दूँ कि इट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रहेगा या नहीं रहेगा बताओ? रहेगा ना, गुड। ये एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि एफ एस वैक्टर इक्वल्स टू म्यू एस एन वैक्टर होता है, क्योंकि दोनों फोर्सेज होती हैं तो कुछ बच्चे इसके ऊपर वैक्टर लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये यूनिक चीज़ है, यूनिक चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, कुछ बुक्स भी नहीं बताएंगी, राइट। ये रिलेशन इनवैलिड है। वाई सर? इनवैलिड क्यों है सर? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन है तो वेक्टर लगाने से क्या दिक्कत आ गई? अरे भाई दिक्कत ये आ गई क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से आप इनको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो दिस रिलेशन इज ओनली अ स्केलर रिलेशन गाइस। कौन सा रिलेशन है ये? स्केलर। वेक्टर में ये रिलेशन वैलिड नहीं है, याद रखो। वाई? बिकॉज फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्या इतनी बात आप लोगों को याद रहेगी? गारंटी से, पक्का? सोच लो। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो आप वैल्यू अभी अभी पढ़ रहे हो ना, ये एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, इससे आपको कौन सी फ्रिक्शन मिलने वाली है? क्या हमेशा स्टैटिक मिलेगी? इससे आपको एक्चुअल में मिलने वाली है एफ एस मैक्स। क्या मिलने वाली है? एफ एस मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको इससे मिलने वाली है, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है? कोई आइडिया है? मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको एक नया नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब मैं 11th में था ना तो मुझे बहुत सारे डाउट आते थे। ये मैं सोचता था स्टैटिक अलग होता है, लिमिटिंग अलग होता है, काइनेटिक अलग होता है। जब तक मुझे किसी ने अच्छे से पढ़ाया नहीं था
फिर मैंने बहुत सारे ट्यूशन बदले, ट्यूशन मैंने चेंज किए, बहुत सारे टीचर मुझे मिले। मैंने एक टीचर से पूछा सर जाके, सर मुझे स्टैटिक और लिमिटिंग के बीच में एक डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो फिर टीचर भी कुछ ऐसे ही थे, वो उन्होंने मुझे सही से बताया नहीं। तो फिर मैं घूम घूम गया, मैंने सोचा यार कोई टीचर अच्छे से पढ़ाता ही नहीं है। फिर मुझे एक टीचर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग नहीं होता, ये स्टैटिक ही होता है, राइट। लेकिन ये कौन सा स्टैटिक होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इट्स नॉट, ये अलग टाइप नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, याद रखो। कितनी बात याद रहेगी? पक्का? सोच लो, गारंटी? चलिए, तो इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात हमें समझ में आई और ये बात हमें क्लियर है, दिमाग में है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। आगे बढ़े, गुड। अब हम बात करते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई, एफ एस मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए कभी डिफाइन करने के लिए, तो अभी मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जैसे आपने अभी भी एफ एस पढ़ा, वैसे एफ के को लिखते हैं म्यू के इंटू एन, राइट। ये म्यू के क्या होता है? ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। इट इज द कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, प्लीज इस बात को याद रखें, ओके। कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सर कौन सा ज़्यादा होता है? मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली इन जनरल केस मैं आपको बता दूं, कुछ केमिस्ट्री वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। जनरली म्यू एस जो होता है वो म्यू के से बड़ा होता है, क्योंकि एक्चुअल में ना जब बॉडी रुकी हुई होती है ना, तब उनकी इरेगुलरिटी ज़्यादा एक दूसरे में फंसी हुई होती हैं, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। लेकिन म्यू के का मतलब जब बॉडी चल रही होती है तब लगती है फोर्स, तो उस टाइम में बॉन्ड बनने का इतना टाइम नहीं मिलता, इस वजह से बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटते रहते हैं, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, आप ऐसा मान के चलो। ये मैं आपको बताऊंगा, अभी ग्राफ से भी समझाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ बनवाऊंगा तो उसमें भी समझ में आएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज़ समझो, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये जो म्यू एस और म्यू के आपने पढ़ा ना अभी, म्यू एस भी 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, और म्यू के भी 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, राइट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसा केस होता है, एक ऐसा हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, या फिर एक्सेप्शनल मैं बोल सकता हूँ एक बात है जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि म्यू एस और म्यू के 1 से बड़ा हो सकता है, राइट। वो कौन सा केस होता है? चलिए मैं बता ही देता हूँ। एक्सेप्शनल केस है एल्यूमिनियम पे, अगर आप एल्यूमिनियम रख दोगे ना, एल्यूमिनियम ऑन एल्यूमिनियम, इस केस में म्यू एस और म्यू के दोनों 1 से बड़े हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 100 भी हो सकते हैं, पता है आपको। दूसरा एक और मेरे पास एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है? टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन। अगर मैं टेफ्लॉन के ऊपर टेफ्लॉन रख दूं ना, तो उस केस में हमारा जो म्यू एस होता है ना, वो म्यू के से छोटा हो जाता है। हालांकि मैंने बताया ना अभी म्यू एस जनरली बड़ा होता है म्यू के से, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। टेफ्लॉन के ऊपर अगर आप टेफ्लॉन रख दोगे ना, तो म्यू एस म्यू के से छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे ये लिखवाने वाली बात नहीं है, बस बता रहा हूँ। आयरन मटेरियल जो होता है ना, आयरन मटेरियल अगर हम उसको डिसॉल्व कर दें, ठीक है ना, मतलब हम वैक्यूम चैम्बर में अगर उसको हीट करें और हीट करने के बाद उसके ऑक्साइड्स को उड़ा दें, राइट, ठीक है ना, और उसको मतलब उसके ऑक्साइड्स को ख़त्म कर दें, तो आयरन के लिए ये बात याद रखो कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसके लिए ना म्यू एस और म्यू के बहुत अलग टाइप से हो जाएंगे, राइट। वो भी एक एक्सेप्शनल केस होता है, तो वो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ फिलहाल, छोड़ो एक बार, ठीक है ना, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई। अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो करते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो कि मेरे पास कोई भी एक ब्लॉक है, किसी सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा मैं खतरनाक लेवल का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास एक ब्लॉक है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, जिसका मास है 1.2 kg, राइट। आपको बोला गया कि मान लो कि ब्लॉक जो है आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड्स ये ब्लॉक रुक गया, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, राइट। आपको बताना है, तो बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा था, आपसे ये पूछा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, एक बार कोशिश करो करने की, नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी है कि अगर ये ब्लॉक राइट में चल रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगी। क्यों सर? हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना बात समझो कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है
जिधर आपका ब्लॉक जाना चाहता है, ठीक है। तो मैंने फ्रिक्शन को इधर लगा दिया, ये है फ्रिक्शन, ठीक है। अगर फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे रिटार्डेशन पैदा कर रहा है, ठीक है। तो क्या मुझे बोलना चाहिए फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस एम में, बिल्कुल यार, है ना। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ बाई एम। ये बात आप समझते हो नहीं समझते हो बताओ, समझ में तो आ रही होगी, राइट। अगर हम आगे बढ़ें और एफ ए इक्वल्स टू माइनस एफ बाई एम आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी में लगाता हूँ तो v की वैल्यू 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना ब्लॉक की। इनिशियली वो 6 से चल रहा था और a की जगह मैंने लगा दिया माइनस एफ बाई एम इंटू टी। टी कितना, 4 सेकंड के बाद वो रुक गया। इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो 4 एफ बाई एम इक्वल टू 6। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो मेरे पास जो एफ बाई एम की वैल्यू आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 3/2। क्या मास हमें पता है, मास इज 1.2। तो मेरे हिसाब से फ्रिक्शन जो आ रहा है 3/2 इंटू 1.2, तो 0.6 इंटू 3, ये लगभग 1.8 आ रहा है मेरे हिसाब से, 1.8 न्यूटन। चेक कर लो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे तो मैंने सही किया सब कुछ अपनी तरफ से। कुछ भी दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है ना। ये आगे फ्रिक्शन हमारा 1.8 न्यूटन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में कि बताओ म्यू कितना है, म्यू, हालांकि मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक चल रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ म्यू के कितना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया मान लो, तो क्या करोगे म्यू के लिए। तो म्यू के में कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। क्या नीचे की तरफ एक वेट लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, क्या यहाँ पे कोई टेडी फोर्स है, नहीं है। तो क्या मुझे बोलना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे mg के इक्वल है, तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू के इंटू एन। ये एफ के आ रहा है, एफ की वैल्यू 1.8, म्यू के की वैल्यू पता नहीं, इंटू एन। एन कितना है बोलो, सोचो एक बार, एन कितना है। एन अभी भी पढ़ा हमने एम जी, एम कितना है 1.2 इंटू ग्रेविटी को 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे चलता है टेबल। तो ये लगभग मेरे पास म्यू की वैल्यू आ रही है 3/20 ऑलमोस्ट, हाँ है ना। तो लगभग कितना आ जाएगा बताओ जरा एक बार, 0.15 लगभग इतना म्यू के आ रहा है। इसमें कोई दुविधा, सोच के बोलो, समझ में आ रहा है सब कुछ गारंटी से, गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, जिससे हमें हमारे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में मान लो मेरे पास दोबारा फिर से एक ब्लॉक है, राइट। और ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्सेस, मतलब एक फोर्स लग रही है 0.5 t, इसको मैं बोलता हूँ, मतलब एक टाइम पे डिपेंडेंट कर रही है फोर्स, ठीक है। 5 kg का ब्लॉक है, म्यू एस की वैल्यू 0.1 है और म्यू के की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ 0.09। मतलब म्यू एस और म्यू के अलग अलग है, ध्यान से देखो। कुछ क्वेश्चंस में अगर नहीं दिया ना अलग अलग, तो आपको मानना है कि दोनों सेम है, ठीक है। अभी तक मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में मैंने कोई बात नहीं किया, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, क्योंकि लेक्चर में लंबा नहीं करना चाहता, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि बताओ, इसमें 3 केसेस हैं। पहला केस t इक्वल टू 1 सेकेंड, दूसरा केस t इक्वल टू 10 सेकेंड, और तीसरा केस t इक्वल टू 12 सेकेंड। इन तीनों पार्ट्स में हमें क्या बताना है, फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, चलो बताओ। सबसे पहले t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करते हैं। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करेंगे तो हमारी फोर्स कितनी हो जाएगी, 0.5 t। सबसे पहले क्या करना चाहिए आप लोगों को, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को करने के लिए चलते हो ना, तो हमेशा एक बात को याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा सबसे पहले आप निकालो एफएस मैक्स, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कितनी है जो इसको रोक सकती है ब्लॉक को चलने के लिए। उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, राइट। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी, ये एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, राइट। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी के इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल सही बात। तो मैंने बोला एन इक्वल टू एम जी लगा दूँ। नॉर्मल रिएक्शन मतलब म्यू एस कितना है 0.1 इंटू मास 5 इंटू 10, तो ये 10 और 0.1 कट जाएंगे तो आंसर आएगा 5 न्यूटन। इसका मतलब 5 न्यूटन की फ्रिक्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप फोर्स को 5 न्यूटन से ज़्यादा कर पाओगे तो ही ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है इतनी बात। तो अगर हम पहले वाले केस की बात करें, पहले वाले केस में हमारा टाइम कितना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारी एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 1 दैट इज 0.5 न्यूटन। क्या 0.5 न्यूटन एफ एस मैक्स से कम है, बिल्कुल है। तो ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। ब्लॉक नहीं चल रहा है, अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कितनी लगेगी, क्या एफ एस मैक्स पूरा लग जाएगा, नहीं,
फ्रिक्शन कितनी लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी इतनी 0.5 न्यूटन ओनली। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत चालाक होती है, कंजूस होती है, बनिया होती है, राइट। कब तक लगेगी, कितनी लगेगी, जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी। 0.5 न्यूटन से आप खींच रहे हो ना, तो ये भी 0.5 लग के खत्म कर देगी बात को, ठीक है। दूसरे केस में मान लो मैंने बोला कि अब मुझे मान लो निकालना है क्या, मुझे कंसिडर करना है यार कि लेट दूसरा केस t इक्वल टू 10 सेकेंड। अगर मैंने t इक्वल टू 10 सेकेंड लगाया तो मुझे पता है कि मेरी वैल्यू जो होगी एक्सटर्नल फोर्स की वो हो जाएगी 0.5 इंटू 10, दैट इज 5 न्यूटन। क्या इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एफ एस मैक्स? तो अभी भी ये चलने नहीं देगा इसको, लेकिन हाँ ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, राइट। अगर आप थोड़ी सी भी फोर्स बढ़ा दोगे तो चल जाएगा, लेकिन ब्लॉक इज रेडी टू मूव। लेकिन अभी भी ये रेस्ट पे ही, याद रखना इस बात को, अभी भी रेस्ट पे है, ठीक है। अगर अभी भी रेस्ट पे है तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस बार तो पूरा लगना पड़ेगा भाई को, ठीक है। 5 न्यूटन लो, क्योंकि 5 से खींच रहे हो ना आप लोग, तो ये भी 5 लग जाएगी, ठीक है। लास्ट केस, थर्ड वाले केस में अब t इक्वल टू 12 सेकेंड हो गया तो एफ एक्सटर्नल अब बढ़ गया। अब एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, 0.5 इंटू 12 ऑलमोस्ट 6 न्यूटन हो गया, राइट। क्या अब एफ एक्सटर्नल जो है हमारा, क्या वो एफ एस मैक्स से बड़ा है? ओ माय गॉड, अब तो ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक इज इन मोशन, यस और नो। अगर ब्लॉक अब चल रहा है तो क्या अब स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगी? कौन सी फ्रिक्शन लगने लगेगी, बोलो बोलो बोलो? काइनेटिक, है ना, काइनेटिक लगेगी ना। तो अब देखो, अब काइनेटिक लगेगी तो फिर ब्लॉक का एक बार और बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्सटर्नल फोर्स, काइनेटिक कितनी लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगी, ठीक है। और मुझे बताओ ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है, 0.09 ना, राइट। तो ये लग जाएगा 0.09 इंटू मास है 5 kg इंटू 10, तो मेरे हिसाब से 0.9 इंटू 5 ये लगभग आ रहा है 4.5। 4.5 न्यूटन की फ्रिक्शन लगेगी भाई पीछे की तरफ, राइट। तो फ्रिक्शन तो आ गया, लेकिन कभी कभी कोई आपसे पूछ ले कि बताओ इसका एक्सेलरेशन भी बता दो यार, तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, याद करो। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता था एफ नेट इक्वल टू एम ए, राइट। एम ए इक्वल टू एफ नेट, एम ए कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता, एफ नेट कितना, 6 माइनस 4.5, 6 राइट में लग रहा है, 4.5 पीछे लग रहा है, तो टोटल मिला के 1.5 हो रहा है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5 अपॉन 5, ऑलमोस्ट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने आज आपको जो बताया ना वो एकदम बेसिक था, बेसिक्स, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लेक्चर फिर लंबा जाता है, फिर बच्चे देखते नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो समझाऊंगा वो होगी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन को कैसे जज करते हैं, जब बहुत सारे ब्लॉक आ जाएंगे ना एक साथ, फिर फ्रिक्शन को जज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए पहले डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, 3D प्रॉब्लम्स, राइट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ों पे आएंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड इंक्लाइन प्लेन। पहले मैं प्लेन सरफेस क्लियर करूंगा, फिर इंक्लाइन प्लेन सरफेस क्लियर करूंगा, राइट। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, सपोर्ट देते रहो, मैं आता रहूँगा ऐसे ही सिखाता रहूँगा। धन्यवाद।